चलो बेटे, कल हम लोग ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, याद है? सामग्री का मूल्यांकन 31 मार्च से पहले भी हो सकता है तो बाद में भी हो सकता है। अगर पहले हुआ तो क्या करते हैं, जिस दिन हुआ से लेकर 31 मार्च तक में अगर कोई और लेन देन आया हो तो उसे क्या कर लेंगे, प्लस, और कोई माल गया होगा तो उसे माइनस। मतलब माल आया प्लस, माल गया माइनस। और अगर अपन आगे बढ़ चुके हो, 31 मार्च के बाद में इन्वेंट्री हो गई हो, तो जो माल आया होगा उसे माइनस, जो गया होगा उसे प्लस। ठीक है बेटा, चले इलस्ट्रेशन नंबर। बोल। अच्छा अच्छा, चलो एक काम करते हैं, एक बार ये चैप्टर तो फिनिश करवाता हूँ, फिर एक बार नीचे जाके बात करता हूँ कि भाई कंसोलिडेशन कोई अलग से रोज़ 1 घंटा पढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? ऐसे वो 6 6 दिनों का गैप होता है, इससे बढ़िया है पहले इन्वेंट्री वाला टॉपिक करवा देता हूँ। ठीक है, मेरे कुछ बैचेस लट जाएंगे अभी 31 जुलाई तक, फिर थोड़ा आपका 1 1.5 घंटा बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो बेटा। अ ट्रेडर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। कुछ ऐसे रीजंस थे जिनको वो अवॉइड नहीं कर सकता था। नो इन्वेंट्री टेकिंग, बेटा इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब होता है फिजिकल स्टॉक की गणना। कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2020, 15 अप्रैल तक इन्वेंट्री का मूल्यांकन नहीं किया जा सका, यानी अपन को आगे चल गए बेटा, अपने को अब इसमें उल्टा चलना पड़ेगा। ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू रुपीज 5 लाख, और उस दिन उसके गोदाम में 15 तारीख को जो माल गोदाम में पड़ा था उसका मूल्य कितना था, 5 लाख। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल, 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में निम्नलिखित जानकारी अपने को प्राप्त हुई। बेटा इस दौरान जो टोटल सेल्स हुई थी वह कितने रुपए की हुई, 4,10,000, जिसमें नकद विक्रय कितने का है, 1 लाख। देखिए बेटे, चाहे माल नकद में बेचो और चाहे उधार में बेचो, माल तो चला ही जाता है बेटे। उधार की भी एंट्री क्रेडिटर्स डेटर्स टू सेल्स होती है, नकद की भी एंट्री कैश टू सेल्स होती है, दोनों में ही माल जाता है। परचेज 50,340, जिसमें से नकद माल कितना खरीदा है, 19,009। ये माल आया हुआ है, नकद में आया तो भी माल हमारे पास आया, उधार में खरीदा तो भी हमारे पास माल आया। सेल्स रिटर्न हुई है 10,000। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सोल्ड। बेटा सामग्री का मूल्यांकन सबसे पहले उसके लागत मूल्य पर किया जाता है ना, और फिर उसको किससे कंपेयर करते हैं, उसकी शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी दोनों में कम हो पर किया जाएगा। अब प्रश्न में अपने को शुद्ध वसूली मूल्य योग्य गिवन नहीं है, तो अपने को पहले लागत मूल्य ज्ञात करनी पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन विच डेट, 31 मार्च 2020, जबकि मूल्य अपने को कब का गिवन है, 15 अप्रैल 2000। उल्टा चलना पड़ेगा, लिखो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 2020। क्या 15 अप्रैल 2020 को सामग्री का मूल्य जो अपने गोदाम में पड़ा था,
क्या उसका मूल्य 5 लाख रुपए था बेटा? एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कौन से ट्रांजैक्शंस के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? दो 2020 से लेकर, बेटा बहुत ज्यादा इंग्लिश तो नहीं लिखवाता ना, साधारण शब्द है ना बेटे, कुछ भी नहीं समझ में है तो बोल देना। एडजस्टमेंट्स है ट्रांजैक्शंस उनके जो कि 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में हुए। सबसे पहले ऐड, क्या इस दौरान जो माल बिका हुआ होगा उसे सामग्री की मात्रा कम हो गई होगी? क्योंकि ये माल 31 मार्च के बाद में बिका था इसलिए कम हो गया, लेकिन 31 तारीख को तो हमारे पास था ना बेटा, इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड लिखोगे। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, सेल्स कितने रुपए की हुई है? 4,10,000 लेस सेल्स रिटर्न कितने रुपए की? तो बेटा ये मूल्य कितना आ गया, 4 लाख, लेकिन हमें तो सामग्री का मूल्यांकन लागत पे करना होगा ना। प्रश्न में लिखा है कि लाभ की दर विक्रय पे कितनी परसेंट है, 20%। घटा दे बेटा इसमें से, अस्सी हजार घटा दिया जाए तो क्या हमने 3,20,000 रुपए के लागत मूल्य का माल ही 15 अप्रैल 2020 के बाद बेचा होगा, सॉरी 31 मार्च 2020 के बाद बेचा होगा। इसे 31 मार्च 2020 का स्टॉक मूल्य पता करने के लिए दोबारा से ऐड कर लिया जाएगा। लेस, क्या इस अवधि के दौरान कुछ माल खरीदा गया था? परचेजेस, ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए की परचेज थी? 50,340। बेटा ये माल आ चुका है यानी कि जोड़ा जा चुका है, लेकिन ये 15 अप्रैल में तो शामिल है, 31 तारीख के बाद में खरीदा था यानी 31 तारीख को ये माल उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसे वापस घटा दिया जाएगा। आंसर बताए बेटे। 2 लाख नहीं, 2,69,000 कैसे आएगा? ये वाला आपने वो गलती से 3,00,000 वीजा को भी घटा दिया था, यहाँ पे 3,00,000 वीजा प्लस होगा 5 लाख में और 50,340 माइनस होगा। छोटा सा सवाल था बेटे, समझ में आ गया? अब थोड़ा बड़ा सवाल करेंगे इससे, इजी था एकदम। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 10, पढ़ो बेटा। दिखने में प्रश्न बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। हाँ बोले बेटा, स्टॉक का मूल्यांकन लागत पे करते हैं ना, ये तो सेलिंग प्राइस गिवन है, तो अपने को स्टॉक पूछेगा तो स्टॉक अपने को वही बताएंगे ना जो कॉस्ट थी, 4 लाख रुपए तो सेलिंग प्राइस गिवन है, समझ गए? इन्वेंट्री टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब फिजिकल गुड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज कंप्लीटेड बाय कौन सी डेट को, 10 अप्रैल। बताओ बेटा सीधा चलेंगे कि उल्टा चलेंगे? द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड अ इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000 एट कॉस्ट। गोदाम में उस दिन कितने रुपए का माल पड़ा था? 16,75,000 रुपए का। ऑन द कंप्लीशन डेट, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी 31 मार्च का पीरियड निकल जाने के बाद, एंटिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री, और जब तक इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करी गई यानी कि 10 अप्रैल तक, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड
68,750, मतलब इस 10 दिनों की अवधि में जो माल बिका है उसका विक्रय मूल्य 68,750 रुपये का था। प्रॉफिट का मार्जिन था 33.33% ऑन कॉस्ट। याद करो बेटे, मूल्य दिया हो विक्रय का, लाभ की दर हो लागत पे, तो रेट को अदला बदली की जा सकती है। करेक्ट, अगर लागत पे 33.33 तो विक्रय पे 25% होगा। वेरी गुड। परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री अमाउंटिंग रुपीज 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। इस अवधि के दौरान जो माल खरीदा वो 90,000 का था, जिसपे 10% क्या घटाना था, ट्रेड डिस्काउंट, यानी 81,000 रुपये के मूल्य का माल खरीदा हुआ जोड़ा जा चुका है बेटे, इसको तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान यानी 31 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, गुड्स वर एडिड टू इन्वेंट्री। एडिड मतलब माल जोड़ा गया, एट द मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस मतलब उसकी वैल्यू को मतलब वैल्यू बढ़ाई कब जाती है स्टॉक की, जब माल बेचा जाता है। तो सेल्स रिटर्न थी कितने रुपए की, 3,000 रुपए इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब मार्कअप प्राइस का मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स क्या की गई होगी, लागत मूल्य में लाभ की राशि को जोड़कर विक्रय मूल्य बनाकर बेची गई होगी। तो ये 3,000 भी कौन सी प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस। फुल स्टॉप। बेटा यहाँ पर जो प्रश्न खत्म हुआ ना, ये ठीक अपना इलस्ट्रेशन नंबर 9 ही तो था। 16,75,000 10 अप्रैल का गिवन है, विक्रय दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दी हुई है। जो माइनस हो चुका उसे प्लस, जो प्लस हो चुका उसे माइनस। यहाँ तक तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। आगे बोलता है, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, जब इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग पूरी हो सकी, इट वॉज फाउंड दैट, ये पता किया गया, दैट देर वॉज वेरी सर्टेन ओल्ड स्लो मूविंग आइटम, बहुत ही पुराना ऐसा आइटम था जो बहुत मुश्किल से बिक पाता था। कितने रुपए का लागत मूल्य था, 11,250, विच शुड बी टेकन एट 5250। तो आपने 16,75,000 रुपए के मूल्य में गलती से 11,250 रुपए शामिल कर लिया, जबकि उसे कौन सी राशि पर शामिल करना चाहिए था, 5,250, टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, ताकि ये तय किया जा सके कि इस कस्टमर को ये माल बेच देंगे। और बेटे सामग्री का मूल्यांकन उसके लागत मूल्य और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी दोनों में कम हो पर किया जाना चाहिए था। तो अपन ने 16,75,000 में किसको शामिल कर रखा है, 11,250, जबकि करना किसको चाहिए था, 5,250। क्या अपन ने 6,000 रुपए ज्यादा कर रखे हैं बेटे, घटाना पड़ेगा 6,000। आगे, ड्यू टू हैवी फ्लड, भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण, सर्टीन गुड्स कॉस्टिंग रुपये 15,500, जिसका लागत मूल्य 15,500 था, वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर ने अपने को डिलीवरी दी है बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर ने हमें डेट दी थी माल सप्लाई करने की, उस डेट के बाद में सप्लायर ने हमें गुड्स दिया, तो हम गुड्स किसको देंगे, अब कस्टमर को देंगे। एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज्ड टू टेक द डिलीवरी, कस्टमर ने बोला मैंने जो तुम्हें डेट दी थी उस दिन तक तुम मुझे क्या नहीं कर सके, माल सप्लाई नहीं कर सके, इसलिए माल मैं नहीं लूंगा, ये तुम रखो। मैंने कहा कोई बात नहीं, रखना ही पड़ेगा। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ गुड्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी ₹12,500, लेकिन जो माल हमारे पास पड़ा रह गया, जिसको अपने को पैसे तो कितने देने पड़ गए, 15,500, लेकिन उसका बाजार में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है 12,500। दोनों में ज्यादा पर दिखाते हैं कि कम पर दिखाते हैं, तो हमें 16,75,000 में 15,500 पे दिखाना था या 12,500, हमने किस पे दिखा रखा है, तो 3,000 से ज्यादा डेबिट कर रखा है बेटा, उसे कम कर देंगे 3,000 से। आगे बोलता है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग, ये गलती से 30 मार्च दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट्स तो कौन सी डेट को बनते हैं, 31 मार्च 2020। बेटा 5 बातें दी, 16,75,000 10 तारीख का स्टॉक था, 68,750 सेलिंग गिवन है, 90,000 लेस स्टेट डिस्काउंट परचेज गिवन है, 3,000 रुपए की सेल्स रिटर्न गिवन है, 11,250 का माल शामिल है, करना चाहिए था 5,250 पे, 15,500 का माल शामिल है, करना चाहिए था 12,500। इन 6-7 चीज़ों का समायोजन करेंगे, हमारे को 31 मार्च 2020 का सामग्री का मूल्य पता चल जाएगा बेटा। लिखो, स्टेटमेंट
आप बोलिए बेटे, आपकी कोशिश होगी बोलने पर, मतलब सामने आएगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, इस स्टेटमेंट का हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ गया? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 2020। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दस अप्रैल 2020। क्या ये 16,75,000 गिवन है बेटा? इसमें अपने को क्या करने पड़ेंगे? एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। किस चीज के? उन ट्रांजैक्शंस के जो बिटवीन, BW मतलब बिटवीन, ठीक है बेटा। इस दौरान क्या हमने माल बेचकर स्टॉक के मूल्य को घटा दिया था? क्या कर देंगे? ऐड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये 68,750 का माल था क्या? देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इसी में से क्या लेस कर दें? सेल्स रिटर्न, या फिर आप सेल्स रिटर्न को अलग से भी दिखा सकते हैं। पहले लेस जीपी, या फिर इजी कौन सा है? 25% इजी है ना। 68,750 का 25% बोलो बेटा। वैसे भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। बेटा आप शायद सुनते नहीं हो, मैं बोल चुका हूँ ये वाली बात अभी, कि यहाँ से भी लेस करके दिखा सकते हैं और अलग से भी करके दिखा सकते हैं। मैंने कर दिया क्या सवाल? कर दिया सवाल मैंने। फिर 68,750 का 25% बोलिए। 187.5, 17,188 लिख दो बेटा। बोलो कितना है? 51, 51,562। ठीक है बेटा, ये था हमारे इन्वेंट्री का लागत मूल्य। क्या था ये? लागत मूल्य था, जो कि अपन ने बेच दिया था। अच्छा, इस दौरान हमने कुछ माल खरीदा हुआ भी है क्या? परचेजेस कितनी है बेटे? 90,000 ना। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 81,000 आ गया क्या? ये घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जोड़ा जा चुका है, अब इसे घटाना पड़ेगा। बेटा इस पीरियड के दौरान 3,000 रुपये का माल सेल्स रिटर्न आया हमारे पास, तो ये सेल्स रिटर्न का माल लौट कर आ चुका, मतलब प्लस किया जा चुका है, उसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। लेस सेल्स रिटर्न कितने की है? लेकिन सेल्स रिटर्न में तो प्रॉफिट जुड़ा होता है ना। लेस जीपी, 25% निकाल दो इसका। कितना आ गया? 2200 माइनस। हाँ जी मैडम, आ गया ना? तसल्ली मन में। ये तो नॉर्मल कहानी थी, जैसा प्रश्न में, जैसा पिछली बार अपन ने किया वैसा का वैसा। अब 16,75,000 में 15,000, सॉरी 11,250 शामिल हो रखा है, जबकि होना कितना चाहिए था? 5,250, यानी 6,000 रुपये ज़्यादा शामिल कर रखे हैं बेटा। अच्छा, ये हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि हमारे लिए इन्वेंट्री थी कितने की? 11,250, लेकिन उसके मार्केट में रेट घटकर कितनी रह गई?
5,000। ये पुनर्मूल्यांकन पर हानि हो गई बेटे, लिखो लेस लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन। आ गया 6,000 रुपये। अच्छा, हमारे पास 16,75,000 में 15,500 का भी माल शामिल किया हुआ है, जिसका शुद्ध वसूली योग्य मूल्य 12,500 था। क्यों अपने को ये घाटा उठाना पड़ा, क्यों ये माल अपने को रखना पड़ा? क्योंकि हम कस्टमर को टाइम पे कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। लॉस ड्यू टू, बेटा डिफॉल्ट का मतलब होता है गलती। क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉल्ट का मतलब गलती। लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट इन सप्लाई। माल था 15,500 का, लेकिन अपन ने मूल्यांकन किस पे किया? 12,500। तो अपना स्टॉक का मूल्य 3,000 से बढ़ा हुआ था बेटे, घटा दिया जाए उसको। ठीक है, 16,75,000 में 51,562 प्लस 81 माइनस 16,34,312। ये है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। अच्छा बेटा, मॉड्यूल देखें एक बार। मॉड्यूल में 16,34,310 रुपये आ रहा है आंसर। अपना 2 रुपये ज़्यादा आ रहा है ना, क्योंकि हमने 51,562 लिया है, जबकि 51,562 ही सही आंसर है। इन्होंने 62 को कितना लिख लिया? 60। अपने को कुछ कहा थोड़ी था कि निकटतम 10 रुपए के अंतर में राशि लेनी है, कुछ नहीं लिखा था। प्रश्न में याद करके नहीं जाएंगे बेटे, जैसा कहा जाएगा वैसा लिख कर आ जाएंगे। अंडरस्टूड? यही हमारा आंसर है 16,34,312। आ गई सब बच्चों को बात समझ? ठीक है बेटे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी बात समझाऊंगा। सब नोट कर लिए? कर लो, आराम से नोट कर। हम्म बेटा बेची थोड़ी है। सामग्री का मूल्यांकन तो लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य दोनों में कम हो पर किया जाता है, तो प्रॉफिट की तो संभावना ही नहीं है। या तो 11,250 की रखते या उससे कम रखते, तो प्रॉफिट की संभावना होगी नहीं ना। कर लिया नोट सभी ने? आगे कुछ नहीं, ये हो गया नोट। आगे नया टॉपिक। आ जाएगा तो उसका फॉर्मूला वही बन जाएगा। फिर ऐसे आ जाए तो कॉस्ट 100 मान लेना, तो फिर सेल्स कितनी हो जाएगी? हो जाएगा ना। बट जो मैंने शॉर्टकट्स लिखवाए हैं ना, वो मोस्टली भाई अपन लोग जब प्रश्न करते हैं तो इतनी ही रेट्स जनरली घूमती है, 20%, 25%, 33%, इसलिए शॉर्टकट लिखवा दिया। शॉर्टकट से समस्या तो नहीं है कोई ना? देखो बेटे, आपसे पूछा जाए कि आपके पास स्टॉक कितने का है, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा, आप हमसे कौन सा स्टॉक जानना चाहते हैं? तो बोले यार स्टॉक तो स्टॉक होता है। हम बोलेंगे नहीं, स्टॉक तो दो प्रकार का होता है। एक होता है
फिजिकल स्टॉक। एक होता है ओन्ड स्टॉक। एक जो थोड़ा मैं बोल लेता हूँ फिर बाद में आप बोलिएगा। एक होता है फिजिकल स्टॉक, एक होता है ओन्ड स्टॉक। बोलो आप लोग बोलो चलो। एक होता है फिजिकल, दूसरा कौन सा होता है owned। थोड़ा नॉलेज मुझे भी है पहले मेरा भी सुन लो 5 मिनट। फिजिकल मतलब जो आपके पास पड़ा हुआ है, और ओन का मतलब जो आपका है, चाहे आपके पास हो और चाहे ना हो। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपको सेल ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर था वहां पे भी दिया था। ये आपके पास दीवार पे क्या लगे हुए हैं, एलईडी टीवी लगे हुए थे सब। एक टीवी का मूल्य कितना था, 10,000। ऐसे कितने टीवी हैं, तो स्टॉक का मूल्य 1,00,000 हो गया। अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। 10,000 गुना 10 बराबर 1,00,000। फिर आपने इस वाले टीवी को उठाया और किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया था। अब आपके पास गोडाउन में टीवी कितने रह गए। अब आप लोग बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, 10,000 गुणा 9 बराबर कितना। लेकिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, तो आपको उसमें ऐड इन्वेंट्री विद कस्टमर भी दिखाना पड़ेगा क्या। तो ये आ गया 1,00,000। बेटा ये तो है कौन सा स्टॉक, ये वाला है ओन्ड स्टॉक। 1,00,000 तो है ओन्ड, स्वामित्व वाला स्टॉक। 90,000 जो है वो फिजिकल स्टॉक जो हमारे पास भौतिक रूप से पड़ा हुआ है। आपको प्रश्न में मान लीजिए 31 मार्च 2020 का स्टॉक पता करना था। अब या तो स्टॉक आपको कब का गिवन होगा, 25 मार्च का, या कब का गिवन है जैसे 10 अप्रैल। आपको पता क्या करना होगा। अगर प्रश्न में आ जाए कैलकुलेट फिजिकल स्टॉक, तो आप समझ जाना कि खाली उसी स्टॉक की बात हो रही है जो फिजिकली आपके पास पड़ा हो। केवल आ जाए कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो समझ जाना ओनरशिप वाले माल की बात हो रही है। समझे मैंने क्या बोला। अगर क्वेश्चन में क्या बोल दे कैलकुलेट फिजिकल स्टॉक, तो समझ जाना कि भौतिक स्कंध की बात हो रही है। और अगर केवल क्या बोल दे वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो इसका मतलब टोटल स्टॉक की बात हो रही है जिसमें फिजिकल भी आ गया और ओनरशिप वाला भी आ गया। अंडरस्टूड बेटा। देखो जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, X who was closing his books on 31st March failed to take the actual stock which he did only on 9th April। सीधा चलेंगे कि उल्टा चलेंगे, कहाँ से कहाँ चलेंगे, 9 से उल्टा 31 तारीख आएंगे। मैं ये नीचे वाली लाइन पढ़ूंगा, देखना मुझसे कोई गलती हो गई क्या पढ़ते पढ़ते। ascertain the value of stock on 31st March 2020। अच्छा क्या मिस कर गया मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ गई बेटा। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए फिजिकल, फिजिकल मतलब जो 31 तारीख को आपके पास गोदाम में उपलब्ध था, वो पूछ रहा है आपसे। अब एक सवाल और बेटा, प्रश्न संख्या 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च। क्लोजिंग स्टॉक मतलब फिजिकल स्टॉक। 31 तारीख को आपको 3,75,000 फिजिकल स्टॉक गिवन है ना। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। समझ में आ गई आपको मेरी बात। 3,75,000 क्लोजिंग स्टॉक मतलब फिजिकल स्टॉक। मैंने बताया था ना अभी अभी, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हमेशा किससे होता है, फिजिकल। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हमेशा किससे होता है, उसमें एडजस्टमेंट करने पर जो वैल्यू आती है वो होती है ओनरशिप वाला स्टॉक। बात समझ में आ गई। तो अपने को इस क्वेश्चन में पहले से फिजिकल स्टॉक गिवन था, अपने से स्वामित्व वाला स्टॉक मांगा गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो अपने को इन्वेंट्री की वैल्यू कौन सी तारीख की गिवन है, चौथे वाले में 23 तारीख की गिवन है।
द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज ₹48। फिजिकल स्टॉक कितने का पड़ा था? 48 लाख। अब आपसे बोला है 23 तारीख से 30 जून, मतलब सीधे से आगे जाना है, 23 से आगे, तो सीधा चलेंगे उल्टा चलेंगे? लास्ट में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 30 जून लिखा है, सही लिखा है क्या? कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? अरे बहुत फर्क पड़ जाएगा सर। अगर आपसे वैल्यू ऑफ फिजिकल पूछता तो केवल वही स्टॉक मांग रहा है जो कि गोडाउन में पड़ा हुआ, और केवल वैल्यू पूछता है इसका मतलब सारा स्टॉक बता दो जो आपके पास पड़ा भी है और जो आपके पास नहीं भी पड़ा, दोनों को जोड़ के बता दो। आई बेटे बात समझ? दोबारा बोल दूंगा, बता फटाफट बताइएगा। अगर केवल पूछता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक तो टोटल पूछ रहे हैं, और अगर पूछता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक तो केवल जो गोडाउन में पड़ा है वही पूछ रहा है बेटे। पक्की बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 अभी करेंगे, ध्यान से पढ़ना। X, who was closing his books on 31st March 2020, failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2020 when it was ascertained by him to be worth ₹2,50,000। उस दिन माल कितने रुपए का पड़ा था? गोडाउन में 2,50,000 रुपए का। It was found that sales are entered in the sales book ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। जिस दिन आप गोडाउन से माल निकाल कर कस्टमर को डिस्पैच कर देते हो, दे देते हो, सेल्स का लेखा उसी दिन हो जाता है। एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न बुक्स, और जो माल वापस आता है उसका लेखा रिटर्न बुक में। व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, जिस दिन गुड्स रिसीव हो जाती है उसी दिन सेल्स रिटर्न मान के एंट्री कर देते हो। परचेजेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेज आर रिसीव, लेकिन परचेज की एंट्री बुक्स में तब होती है जब उसका इनवॉइस प्राप्त होता है। मतलब आप गुड्स तो खरीद कर ले तो आए, लेकिन आपकी बुक्स में एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक आपको उसका इनवॉइस नहीं मिल जाएगा। मतलब अपन ने माल खरीद तो आज लिया, फिजिकली तो आज आप लेकर आ गए, लेकिन विक्रेता ने आपको क्या नहीं दिया था? इनवॉइस नहीं दिया। वो 2 दिन बाद में देगा, तो लेखा भी कितने दिन बाद होगा? 2 दिन बाद। बात समझ में आ गई? It was found that sales between 31st March 2020 and 9th April 2020 as per the sales day book are ₹17,200। इस अवधि के दौरान टोटल सेल्स कितनी है? 17,200। परचेजेज है 31 मार्च 2020 और 9 अप्रैल 2020 के बीच में 1,200 रुपये। अब तक अगर इतना ही दिमाग लगाएं तो जो सेल्स हो चुकी है वो घट चुकी है बेटा, उसे क्या कर देंगे? प्लस, और जो माल आ चुका है 1,200 उसे क्या कर देंगे? माइनस। बट आगे क्या बोलता है? आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग ₹500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। हमने ये समझा कि 1,200 रुपये का माल इस 2.5 लाख में शामिल हो चुका होगा, लेकिन बाद में बोलता है कि माल 1,200 का परचेज था, लेकिन उसमें से 500 रुपये का तो माल प्राप्त ही नहीं हुआ। तो इस 2.5 लाख रुपए में पूरे 1,200 का माल शामिल है या केवल 700 का? बात समझ में आ गई? क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि जो माल खरीदा है 1,200 का, उसमें से 500 रुपये का माल तब तक नहीं मिला था जब तक स्टॉक की गणना की गई थी। बोल रहे हैं ना, टिल द स्टॉक वॉज टेकन, वॉज नॉट रिसीव्ड टिल द स्टॉक वॉज टेकन, जब तक कि 500 रुपये का वो स्टॉक शामिल नहीं हुआ जिस दिन तक हमने गोडाउन में पड़े हुए माल का मूल्यांकन कर लिया था। आगे बोलते हैं, goods invoiced during the month of March 2020 but goods received only on which date? 4 अप्रैल 2020। हमने मार्च महीने में माल खरीद तो लिया था, लेकिन वह माल अपने को रिसीव कब हुआ था? 4 अप्रैल। मतलब 31 मार्च को माल के स्वामी तो बन चुके थे माल खरीदते, लेकिन माल का फिजिकल पोजीशन हमारे को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो प्राप्त कौन सी डेट को हो रहा है? 4 अप्रैल। कितने रुपए का? 1,000। रेट ऑफ जीपी कितना परसेंट है? 33.33% ऑन कॉस्ट, तो विक्रय का 25% हो गया। अब असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक मांगा है। ये बताइए 31 तारीख को फिजिकली माल कितना अवेलेबल था? अब ध्यान से देखो, ये गुड्स इनवॉइस्ड वाली लाइन। बेटा मैंने माल तो खरीद लिया था ना 1,000 रुपये का, तो 31 तारीख को मुझसे पूछे बताओ तुम्हारे पास स्वामित्व वाला स्टॉक कितना है, तो तुम बोलोगे ये 1,000 का जो माल हमने खरीदा वो हमारे स्वामित्व का ही तो माल है। लेकिन ये बताओ आपके पास गुड्स फिजिकली कितना था, तो अपन क्या बोलेंगे कि 31 तारीख तक माल भले ही खरीद लिया हो,
लेकिन 31 तारीख तक प्राप्त नहीं हुआ था। ये प्राप्त कब हुआ था? 4 तारीख को। तो 31 तारीख को फिजिकल तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम माल के स्वामी बन चुके थे। समझ आ गई मेरी बात? अगर अपने से फिजिकल पूछता है तो इसको हटाना पड़ेगा, और अगर स्वामित्व पूछता है तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी ओनरशिप तो 31 तारीख को आ गई थी कि नहीं आ गई थी। चलो करें शुरू। बहुत तसल्ली से करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं समझना है दोबारा पूछना। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पहले बताओ बेटे, मुझे दोबारा बताओ क्या मांगा है इस प्रश्न में से? फिजिकल स्टॉक। लिखो बेटे, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31st March 2020। क्योंकि इस प्रश्न में स्टॉक का मूल्य आगे के दिन का दिया हुआ है तो उल्टा चलना पड़ेगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक कौन सी डेट का दिया हुआ है? 9 अप्रैल। कितने रुपए का दिया हुआ है? 2,50,000। ओके बेटे, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। कौन से ट्रांजेक्शन्स के? इकतीस मार्च 2020 से 9 अप्रैल 2020। ठीक है बेटा। अच्छा, इस अवधि के दौरान क्या आपकी सेल्स 17,200 रुपये दिखाई गई है बेटा? माल बिक चुका है, मतलब माल घटाया जा चुका है, क्या उसे ऐड कर दें? सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 17,200, लेकिन इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना जी पे। बेटा अपने को लाभ की दर लागत पे कितनी है? 33.33। ईजी बनाने के लिए विक्रय पे 25% कर लें। 17,200 का 25%, बताओ। ये 12,900 का माल 31 तारीख के बाद बिका था, यानी कि 31 तारीख को तो ये माल हमारे पास उपलब्ध था। क्या इस दौरान माल खरीदा गया बेटा? बेटा अगर प्रश्न में ये नहीं लिखा होता कि आउट ऑफ दिस, एक बार सुनना जरा, आउट ऑफ दिस 5,000 यूनिट्स वर नॉट रिसीव्ड टिल द फिजिकल काउंटिंग, तो अपन यही मानते कि इतना ही माल खरीदा और यही प्राप्त भी हो रखा है, यानी 2.5 लाख में पूरे 1,200 ही जुड़े हुए हैं, जबकि 500 तो प्राप्त ही नहीं, तो जुड़े हुए तो खाली 700 ही है ना, लेस। तो बताओ कितने का ही माल 2.5 लाख में जुड़ा हुआ था? तो ये 2.5 लाख रुपए जो है, इसमें 700 का माल 31 तारीख के बाद जुड़ा था, यानी 31 तारीख को हमारे पास ये माल उपलब्ध नहीं था, तो घटाना पड़ेगा इसे। अच्छा बेटे अब मुझे ये बताइए, सारे बच्चे एकदम पूरा जोर लगा देना जवाब चीखने चिल्लाने में नहीं, समझने में, ठीक है? मैं मार्च में 1,000 रुपए का माल खरीद लिया, बताओ 31 मार्च तक माल का स्वामित्व हो गया कि नहीं हो गया? पर मैं ये कह रहा हूँ कि माल मुझे 4 तारीख को मिला, मतलब उस 2.5 लाख रुपए में ये 4,000 रुपए का माल शामिल है। जैसे अरे है ना, 4 तारीख को मिला तो 9 तारीख का 2.5 लाख करीबन है ना, तो मतलब ये 4 तारीख को मिला यानी 2.5 लाख में तो शामिल है। 31 तारीख को माल का स्वामित्व तो था, मैं मिला नहीं था मुझे प्रश्न में वैल्यू ऑफ स्टॉक है कि वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक? क्या 31 तारीख को फिजिकली था? घटाना पड़ेगा। अगर पूछता कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक तो मैं कुछ नहीं किया होता,
क्योंकि ऑलरेडी 1,000 रुपये 2.5 लाख में शामिल है कि नहीं। अब मुझे कटाना पड़ेगा क्योंकि 31 तारीख को भौतिक रूप से मेरे पास माल नहीं था। अब दोनों में अंतर समझ में आया? वेरी गुड। Goods purchased in March 2020 but not received till 31st March 2020। घटा दो बेटा 1,000। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, $2,61,200। वेरी गुड बेटे। आइए आप सभी को बात समझ। दो चीजें अपन ने समझी आज। स्टॉक दो प्रकार का होता है। फिजिकल ओनरशिप, ओनरशिप में जो हमारे पास है और जो नहीं है लेकिन हमारा है वो सब शामिल होते हैं। फिजिकल में केवल जो माल हमारे पास पड़ा है वही शामिल। मैंने 5 कैलकुलेटर खरीदे हैं और पांचों के पांचों मेरे पास आ गए। क्या ओनरशिप और फिजिकल दोनों बराबर है? मैंने 5 कैलकुलेटर खरीदे हैं, 4 मेरे को मिल गए हैं, एक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। फिजिकल कितना है? तो आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछे तो 4 ही बताओगे। आपसे पूछे वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ तो 4 + 1 5। ओके बेटे। कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़े थे अपन लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 छठा या 7वां था बेटे, जिसमें आपको ध्यान हो कि कुछ माल रास्ते में भी था। याद आएगा आपको? ये देखो, ये एकदम सही निकला। देख रहे हो लाइन, ये पढ़ रहे हो? इट इज फाउंड दैट 50 केसेज हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, 100 आर इन ट्रांजिट। तो देखो फिजिकल तो केवल कितना था 150, और जो अपने को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम मालिक तो है ना बेटे। तो जब टोटल स्टॉक पूछता है तो फिजिकल और मालिकाना दोनों पूछता है बेटे, और केवल क्लोजिंग स्टॉक पूछता है तो वो केवल जो इन हैंड होता है, जो फिजिकली आपके पास होता है वही पूछता है। आई बात समझ? ठीक है बेटे, कल इसको आगे बढ़ाएं। कल मतलब मंडे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कल नहीं बेटा, मेरे 1-2 बैचेस लट जाएंगे, फिर आपके 2-2.5 घंटे बढ़ा दूंगा मैं। 1 घंटा मतलब थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे। कल किसने बोला? जी सी है